हमने काफ़ी देखा सुना, आपके कामों को भी समाज के लिए जागरूकता की बात हो, सनातन की सेवा की बात हो, तमाम तरीके से नीलांचल सेवा समिति की तरफ से हो, कुछ रिकॉर्ड्स भी इन्होंने अपने नाम किए हैं। लेकिन जब जनप्रतिनिधि के रूप में अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, बसना से विधायक चुने गए हैं आप, इससे पहले भी आप लड़े थे और हमने रिजल्ट बखूबी देखा है। इस बार जब आप जीते तो आपने क्या सोचा कि भाई बसना के लिए जब मैं पहले चुनाव लड़ा था और जो मैंने सोच रखी थी उसमें और कुछ जुड़ता गया क्या साथ में बसना वासियों के लिए? राजनीति भी और एक सेवा, जन सेवा का और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर कोई सेवा, सच्ची सेवा करना चाहता है लगन से और उसको विधायक बनने का मौका मिल जाता है तो क्षेत्र की बहुत सी मांगें जो रहती हैं या खुद की जो सोच रहती है कि मेरे को अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो इस पद में आने के बाद में सब पूरी हो रही हैं। और अगर हम बात करें विकास को लेकर, क्योंकि देखिए उस क्षेत्र को किस तरह से समझना है, विकास की कितनी ज़रूरत है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने हैं और क्या कदम उठाने जा रहे हैं, वो भी आपसे जानेंगे। देखिए, डबल इंजन की सरकार है और प्रदेश में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में और सभी काम साएं साएं हो रहे हैं। ये सिर्फ बोलने का नहीं है, वाकई हो रहे हैं। क्योंकि मेरे विधानसभा में ही मैंने पिछले ये 1.5 साल से ऊपर हो गया और जितनी मांगें रखी थी करीब 450 करोड़ की मांग मान ली गई है। तो अभी हर गांव में सड़कें बन रही हैं। बसनासरी की छोटी जगह में 200 बिस्तर का हॉस्पिटल बन रहा है, लाइब्रेरी बन रही है। तो ये सब ये विधायक रहते हुए कर पा रहे हैं। बसना क्षेत्र तो काफ़ी समृद्ध इलाका है, फिर भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नीलांचल सेवा समिति, इसकी सोच कैसे आई थी और कैसे शुरुआत की आपने? जब मैं 2014 से लेकर 19 तक वहाँ के नगर पंचायत का अध्यक्ष था, उस समय बैठे बैठे ऐसे ही सोच आया कि युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, बेटियों के लिए कुछ करना चाहिए। 2-3 मुद्दे को लेकर नीलांचल सेवा समिति का गठन हुआ। धीरे धीरे उसका विस्तार सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए होते गया और अंत का रिजल्ट 2023 का आप देख ही रहे हो कि वो नीलांचल सेवा समिति का ही प्रभाव था कि पार्टी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और 40,000 वोट से जीत के और वहाँ का विधायक बना और जनता की सेवा कर पा रहा हूँ। अच्छा संपत जी, आप चूंकि विकास तो कर रहे हैं जोरों पर, लोगों की आस्था का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, धार्मिक आयोजन करते हैं, सामाजिक आयोजन करते हैं कई तरह के, और इससे अगर मैं प्रेरणा की बात करूं तो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा लेते हैं। लेकिन आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि लोगों से हर तरीके से आप जुड़ गए? साधु संत महात्मा शुरू से मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। जिस समय 89-90 में 92 में कार सेवा की बात आई तो मैं 100 लोगों को लेकर 2 बार वहाँ कार सेवा में गया। अभी जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, भगवान राम वहाँ पे विराजित हुए, तो 60 दिनों का वहाँ पे मैं यहाँ से 80 लोगों की टीम भेज के और भंडारा का आयोजन करवाया था वहाँ अयोध्या में, जिसमें हम और हमारे बेटे सभी लोग गए भी थे। तो ये सब प्रेरणा तो ऊपर वाला भगवान देता है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी मेरे पूज्य गुरु जी महाराज हैं, उनसे भी बीच बीच में बैठता हूँ, उनसे भी प्रेरणा मिलते रहती है, साधु संतों से। अभी आपके जी न्यूज के ही एक जन्मजय साहू जी गए थे। हम मेरे विधानसभा में एक हिंगोली आश्रम से एक संत आके वहाँ पे 4 महीने का चातुर्मास कर रहे हैं। वो गणेश जी के साधक हैं। सीधा उनके कहने के हिसाब से तो प्रतिदिन भगवान गणेश से वो बात भी करते हैं। तो ऐसे संतों का आशीर्वाद से ही और क्षेत्र की सेवा करने की प्रेरणा आई और आज विधायक के रूप में बैठे हैं। आस्था एक ताकत तो देती है और मनोबल भी बढ़ाती है। जैसे जितना जिसका विश्वास गहरा रहता है, आपका वाकई बहुत गहरा विश्वास है जिसके बल पर आप काम भी कर रहे हैं जनसेवा का। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया मैनपाट में, तो जब आप मैनपाट गए और बीजेपी संगठन ने जब प्रशिक्षण दिया, क्या क्या बारीकियाँ सीखी आपने, क्या टिप्स दिए हैं और क्या नसीहत भी दी है? जो हमारे सीनियर्स हैं, बड़े लीडर हैं, जैसे
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब आए थे, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी आए थे, सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी आए थे। तो ऐसे ऐसे लोगों का अनुभव, कई सालों का जो अनुभव है वो उनका सुनने को मिला। और प्रशिक्षण तो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा चलते रहता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आखिरी समय तक अपने मन में सीखने की ललक रखना चाहिए। तो कई चीज़ें सीखने को मिली वहाँ पे। बिल्कुल, और ये हमने सुना भी था कि कोई उम्र नहीं होती ये सीखने की। स्कूल चले हम, आज महसूस हो रहा है ये शिविर के दौरान ही कुछ ऐसी लाइंस सुनने को मिली थी। अब अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हेल्थ को लेकर आप बड़ा जागरूक रहते हैं, लोगों को भी कहते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करें, योग हो या एक्सरसाइज हो, किसी भी तरीके की बात हो आप लोगों को बताते रहते हैं और खुद भी रहते हैं कॉन्शियस और खुद को भी स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश रखते हैं। तो इसको लेकर कहाँ से सोचना शुरू करा? क्योंकि वैसे तो बहुत लोग बात करते हैं कि हाँ ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर हम जागरूक हैं, लेकिन कर नहीं पाते। हमारा जो क्षेत्र है आपने जो कहा वैसा नहीं, समृद्ध क्षेत्र नहीं, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम थी। इसलिए मैंने एम्बुलेंस सेवा शुरू की। उस एम्बुलेंस में जो भी बैठ के आते हैं उनका निःशुल्क ट्रीटमेंट, बीच बीच में हेल्थ कैंप करवाना। और अब जैसे शुरू से मेरी मांग थी और 200 बिस्तर का हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है। और मेरे ऑफिस में 20 मेरे सहयोगी हैं और प्रतिदिन योगा के क्लास चलती है 6:30 से 7:30। मैं स्वयं भी करता हूं और मेरे सारे सहयोगी मेरे साथ में करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आदमी के जब तन जब स्वस्थ रहेगा, चुस्त दुरुस्त रहेगा। आज मैं 64 साल का हो गया हूँ, बाकी दौड़ने में भी मैं युवाओं के साथ दौड़ लेता हूँ और योगा प्राणायाम भी कर लेता हूँ। बिल्कुल, और सबका साथ सबका विकास करते हुए भी नजर आ रहे हैं बखूबी। बिल्कुल। और आपने कहा कि पिछड़ा इलाका, ठीक है, एक परिभाषित तौर पर पुरानी पहचान हो सकती है, लेकिन अगर 1 दशक से ज़्यादा वक्त से आप वहाँ सेवा कर रहे हैं नीलांचल सेवा समिति की ओर से, तो समृद्ध तो हो गया, अब स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, बाकी सुविधाओं की भी बात कर रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि बन गए तो मांगे भी पूरी हो गई। तो मैं कह सकती हूँ कि अब समृद्ध हो रहा है बसना। अब समृद्ध हो रहा है और मेरा तो एक विजन है कि 90 विधानसभा में बसना नंबर 1 आए करके। ये इस ध्येय को लेके मैं काम कर रहा हूँ और निश्चित ही भगवान जगन्नाथ उसमें सफलता भी देंगे मेरे को। ठीक, अच्छा, बसना चूंकि बॉर्डर इलाका पड़ता है, संस्कृतियों का भी एक मेल होता है अलग अलग, चूंकि उड़ीसा लग जाता है। तो आप क्या देखते हैं कि वहाँ की खासियत बताइए, जरा खासियत बताइए, क्या खासियत है बसना की? वहाँ की खास चीज उड़ीसा और छत्तीसगढ़, बाकी आपस में इतना मेल मिलाप है कि आपस में अलग अलग कभी भी कास्ट फीलिंग या इस टाइप का नहीं है। हमारे विधानसभा में सब, वहाँ की खासियत है कि सब एक साथ मिलके ही रहते हैं, एक साथ मिलके विभिन्न संप्रदाय के जो भी त्योहार रहते हैं, फंक्शन रहते हैं, हम लोग मिलके मनाते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हम विकास को लेकर बात कर ही रहे हैं, मैंने आपसे सवाल पूछा था सामाजिक और धार्मिक आयोजनों को लेकर, तो एक कलश यात्रा को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। कलश यात्रा को लेकर, जिसमें जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी जिसका नाम दर्ज हो चुका है, 25,000 महिलाएं जिन्होंने एक ही रंग के कपड़े धारण करके वो यात्रा में शामिल हुई थी। मैं तो थोड़ा बहुत जानती हूँ, बाकी सब आपके जरिए मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी। 16 जनवरी 2023 को और भागवत कथा करवाना है करके ये प्रेरणा मिली और कथा में बताया कि कलश यात्रा निकालते हैं। अब कलश यात्रा निकालते हैं तो महिलाओं का शुरू किए पंजीयन। तो हमारे जो ग्रुप में नीलांचल सेवा समिति की जो बहनें थी अपना पंजीयन कराते गई तो 25,000 हो गया। तो फिर पता चला कि 25,000 तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, इससे पहले आज तक किसी ने नहीं किया है। अब बहनों की भी मांग थी और हमारी भी इच्छा थी, सबको एक रंग की साड़ी, एक रंग का कलश दे के और वो भव्य कलश यात्रा हुई। वाह, वो बड़ा अद्भुत नज़ारा कि एक साथ कलश यात्रा और 25,000 महिलाएं कलश यात्रा निकाल रही थी। अच्छा, आपने कहा कि बसना नंबर 1 हो 90 विधानसभा में, तो इसके लिए लक्ष्य क्या क्या तय किए हैं आपने? आपके क्या सपने हैं कि बसना में क्या होना चाहिए अगले 3-4 सालों में? सबसे पहले स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के लिए मैंने किया ही है। जगह जगह जितने हॉस्पिटल हैं उनमें डॉक्टरों की नियुक्ति,
दवाओं का सही टाइम में मिलना, और अभी जो 200 बिस्तर का हॉस्पिटल बनेगा वो एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। दूसरा है शिक्षा, वहाँ पे 2-3 स्कूल नए खुल रहे हैं, एक कॉलेज खुल गया है, अभी एक लाइब्रेरी का टेंडर हो चुका है, वो भी बनने शुरू हो गया है, 4.5 करोड़ की लाइब्रेरी बन रही है, तो उससे लोग शिक्षित होंगे। तीसरा है कृषि, तो किसानों को भी हम लोग अपने साथ जोड़ के उसको नई नई तकनीकी और शासन की योजनाओं का, जितनी योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश की, वो मेरे सभी कार्यालय में उन योजनाओं का पूरा डिटेल लिखा हुआ रहता है, जिसका कि लाभ वहाँ की जनता को देते रहते हैं। और तीसरा है कोई सड़क, बिजली, पानी, उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। कहीं भी अभी खराब सड़क नहीं मिलेगी। ये सब होने के बाद में अपने आप में वो नंबर 1 ही कहलाता है। बाकी तो महानगर है, हमारा तो छोटा सा विधानसभा है। लेकिन हमेशा जो छोटे शहर होते हैं वो बड़ी तस्वीर खड़ी करते हैं, फिर भी चुनौतियां कुछ रहती हैं कई इलाकों में। तो आपके यहाँ चुनौतियां क्या है जिस पे आप काम कर रहे हैं? देखिए, जो आदमी निस्वार्थ भाव से काम करता है और सुबह 6 बजे उठ के और योगा प्राणायाम से फ्री होके और मैं जनता के लिए लग जाता हूँ, तो उसमें कोई चुनौतियाँ ऐसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि शासन से जो भी मांग कर रहे हैं वो पूरी हो रही हैं। तो चुनौती तो अगर हम सत्ता में नहीं रहते, लोगों की मांग अपेक्षाएं रहती और हम कर नहीं पाते, तब चुनौतियां रहती। अभी ऐसे कोई चुनौती नहीं। बहुत ही बढ़िया। और उम्मीद है कि हर विधायक का सपना होता है कि उसका क्षेत्र नंबर 1, तो बसना भी छत्तीसगढ़ के पटल में ऐसे ही उभर रहा है और एक अच्छा मुकाम हासिल करे आपके कार्यकाल में। इसलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। संपत अग्रवाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने जी, मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।